पी ब्लॉक चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कौन कौन से आवश्यक प्रश्न हैं उस पर आज हम आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मूल रूप से देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हमें तैयार करने चाहिए, ये मैं आपको बतला दूंगा। सब्जेक्टिव में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बतला दूंगा कि कौन कौन सा तैयार करना चाहिए और शॉर्ट आंसर टाइप में कौन कौन सा तैयार करना चाहिए। और इस चैप्टर से आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उस पर हम आप लोग मिलके यहाँ टिक कर लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, उसके आंसर को भी टिक कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमें तैयार करना चाहिए हाइवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का सिद्धांत, कि हाइवर विधि से अमोनिया को किस प्रकार बनाते हैं, ये हमें तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ हमें देख लेना चाहिए कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, उसका समीकरण देना है, इक्वेशन दे देना है। दूसरा क्वेश्चन है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का व्याख्या करें। अगर आप 2024 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर टाइप के लिए तैयार कर लीजिए। दो में से एक की प्रबल पॉसिबिलिटी रहेगा कि 2024 में पूछा जाए। अब चलिए लघुत्तरीय प्रश्न में हमें कितने प्रश्न इस चैप्टर से तैयार करना चाहिए। हालांकि ये चैप्टर पूरा टेक्निकल चैप्टर है। इस चैप्टर्स में अगर हम बात करें कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की, तो नॉर्मल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार में अंतर स्पष्ट करें। इसको बहुत अच्छा से आप देख लीजिए भाई कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्यों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है NH3 लुईस क्षार की तरह कार्य करता है क्यों, अमोनिया जो होता है वो एक्ट करता है किसके जैसा, लुईस क्षार के जैसा, क्यों एक्ट करता है, क्यों बिहेव करता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद देखिए अमोनिया एवं फॉस्फीन में अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को ना इसलिए बना लीजिए, अमोनिया और फॉस्फीन में अंतर इसलिए आप कर लीजिए ताकि इसके बल पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बेहतर रूप से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको सुविधा मिलेगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है pH3 से pH4+ का आबंधन कोण का मान ज्यादा होता है, रीजन दीजिए ऐसा क्यों होता है। छठा क्वेश्चन है कमरे के ताप पर H2S एक गैस है जबकि H2O एक द्रव है, ऐसा क्यों है। फिर उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, इसके बारे में आप पढ़े होंगे रेगुलर कोर्स के अंतर्गत, तो उसके आंसर्स को आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद आइए अम्लीय अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ये सब आपको पता है, लिख लेंगे। कारण बतावें, रीजन देना है कि कुछ एक क्वेश्चन हैं जिसमें रीजन दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है HIHF से सबल या प्रबल अम्ल है, HI जो है वो प्रबल अम्ल है और HF दुर्बल अम्ल है, ऐसा क्यों है, ये रीजन देने के लिए कहता है। साथ ही कहता है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है, ऐसा क्यों होता है, ये रीजन दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इसी में अक्रिय गैस का संयोजकता शून्य क्यों होता है, ये भी बताइए। ये भी आपने पढ़ रखा है रेगुलर बैच के अंतर्गत, क्रैश कोर्स में भी आपने पढ़ रखा है। जो बच्चे केवल वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इस बार डिसएडवांटेज है कि इस बार इन सब चीज़ों को वीडियो लेक्चर में नहीं बतलाया गया है। उसके बाद देखिए, हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव पूरा करवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव बतलाने वाला हूँ, तो डिसएडवांटेज के साथ साथ कुछ एडवांटेज भी आपके लिए, ऐसा नहीं कि पूरा डिसएडवांटेज है। फिर देखिए pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब NH3 का क्वथनांक अधिक होता है और pH3 का क्वथनांक कम होता है, इसके रीजंस दो सर। अगला क्वेश्चन है ट्राइहेलाइड से पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी होता है, मतलब ये ज़्यादा सहसंयोजी होता है और ये वाला कम सहसंयोजी होता है, इसके क्या रीजन है। उसके बाद है N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। इसी क्वेश्चन को पूछेगा N2 कमरे के ताप पर अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है, क्यों करता है, रीजन दो, कारण दो भाई, तो कारण आप बतला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 नहीं, क्यों, ऐसा क्यों होता है कि PCl5 ज्ञात है और NCl5 ज्ञात नहीं है। इस क्वेश्चंस को हम 2024 के लिए VVI टर्म में रखने वाले हैं, किसको, कि PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 ज्ञात यौगिक नहीं है। इसके बाद है कारण बतावे, कारण दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। पहला है या फिर कारण, ये क्या होता है, कारण नहीं सॉरी, क्या होता है जब सोडियम एजाइड का तापीय अपघटन कराया जाता है, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सोडियम एजाइड को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये लिखना है, समीकरण भी देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है H3PO3 को गर्म किया जाता है, H3PO3 को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन बहुत आवश्यक है। PCl5 को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आवश्यक है। तो इतने अगर आप शॉर्ट, ये लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप में 2 क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप में टोटल 10 क्वेश्चन है, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये समझिए कि 2024 के एग्जामिनेशन के लिए पी ब्लॉक आपका कंप्लीट है, तैयार है। समझ में आ गई बातें। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े, ऑब्जेक्टिव की ओर चलें। तो ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत आवश्यक है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आप लोग सब मिलके टिक करेंगे। यहाँ पर भू परपट्टी नहीं है भाई, इस भू परपट्टी को आप हटा दीजिए। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है, मतलब किसका क्षारकता 2 है। तो H3PO3 इसका क्षारकता कितना है, 2 है। इसका क्षारकता कितना है, 3 है। अब आइए त्रिभाषमिक अम्ल कौन है, तो H3PO4 ये कौन सा अम्ल है, त्रिभाषमिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन चलते, किस तत्व को जल में रखा जा सकता है, तो भाई मेरे फास्फोरस को आप जल में डुबा कर रख सकते हैं। अगर आप सोडियम को जल में डुबाने जाइएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। ये मत सोचिए कि पानी हमेशा चीज़ों को ठंडा ही करता है, पानी कभी कभार चीज़ों को गर्म भी करता है। अभी जनवरी का मौसम चल रहा है, सुबह सुबह किसी पर एक बाल्टी उझल के देखो, फिर उसका गर्मी देखो, समझ में आ रही बात ना। तो पानी हमेशा चीज़ों को ठंडा नहीं करता। सोडियम के बारे में, सोडियम को जब आप पानी में डालिएगा तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, उच्च क्रियाशील धातु है। हालांकि सोडियम से भी ज्यादा क्रियाशील धातु कौन होता है, पोटासियम होता है। पूछेगा क्वेश्चन सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन, पोटासियम। उससे तनिके कम कौन किसका, तो सोडियम का क्रियाशीलता उससे थोड़ा कम होता है। सोडियम को जब आप पानी में डालिएगा तो ब्लास्ट करेगा, बूम बूम करके आवाज निकलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए, तो आप केवल और केवल फास्फोरस को डुबा के रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, देखिए जिसके डबल नेचर में अगर कोई टर्म आ जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का, कैसा इलेक्ट्रॉन का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसा कौन होता है, NO2 में होता है, ये रंगीन हो जाता है। आइए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में किस निष्क्रिय गैस का क्रियाशीलता सर्वाधिक होता है, मतलब एक तो गैस निष्क्रिय है के बावजूद उसका क्रियाशीलता सर्वाधिक है, वो तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। तो भाई मेरे ऐसा गैस कौन सा है, ज़ेनॉन है। अगला क्वेश्चन में देखो, XeF4 का आकार कैसा होता है, XeF4 का आकार कैसा होता है, जरा देखिए ध्यान से। ये एक्चुअल में किस आकार का है, XeF4। तो XeF4 जो है वो कैसा है, स्क्वायर प्लेनर के रूप में, किस रूप में है, स्क्वायर प्लेनर के रूप में। इसके बाद आ जाइए, बिना बुझे हुए चूना को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। बिना बुझे हुए चूना को जब जल में डालते हैं तो अभिक्रिया कौन सा होता है, तो उष्मा क्षेपी होता है ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा निकलता है ना, उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, तो उष्मा क्षेपी। कभी आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए एक बर्तन ले लीजिए, किस चीज़ का, शीशा का, कांच का ले लीजिए, या फिर मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, या किसी भी चीज़ का बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में पानी डाल दीजिए, चूना वाला पैकेट मिलता है 5 रुपये में आसानी से मिल जाता है, सब जगह सुलभता से उपलब्ध होता है। किसी भी खैनी दुकान में जाइएगा, चूना खरीद लीजिएगा, 5 रुपये मिल जाएगा पैकेट वाला। बराइल चूना मत लीजिएगा जिसमें वो पानी डाल, कहिएगा सूखल चूना दीजिए पैकेट वाला, तो देगा। उसको पानी में डालिए, पानी में डाल के 1 मिनट छोड़ दीजिए। अब देखिए उससे ऐसे लगेगा जैसे उस पानी को खौला रहे हैं हम ना, वो बबल्स निकलते रहता है, खदकते रहता है। वो कब तक चलते रहेगा, जब तक रिएक्शन उसमें होता रहेगा। खदकना बंद कर दिया, समझ लिए रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उत्पाद पूरा बन चुका। तब उसको क्या कहते हैं, भखरा चूना। कौन सा चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, देखिए एस का कैसा होता है, गोलिया होता है। गोलिया किसका होता है, एस का होता है। पी का कैसा होता है, डंबल होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर डी का आता तब हम क्या टिक करते, डबल डंबल करते। अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ो सर, किस तत्व का बाह्यतम विन्यास इतना होता है, 3D4S2। देखिए टिक करने के लिए कि हमने जिंक टिक कर लिया, लेकिन कैसे होगा इस बात को भी समझिए। देखिए जनरली ना हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते रहेंगे, विन्यास लिखते रहेंगे, लिखते लिखते जब यहाँ पर आकर विन्यास खत्म हो जाएगा, पुर जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग टू हम सबको जोड़ के रख देंगे। कैसे समझिए, जैसे हम लिख रहे हैं 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D10। देखिए कंप्लीट हो गया नित्य। अब सबके इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 30 हो गया। कितना हो गया सर, 30। 30 किसका परमाणु संख्या होता है, जिंक का होता है, तो हम जिंक टिक कर देंगे। समझ में आई बात है। चलिए सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन है। भाई ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो क्या है, अपर रूप है। ये बहुत अच्छा से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अपर रूप और समस्थानिक में क्या अंतर होता है, समस्थानिक तत्व से तत्व में होता है। समस्थानिक किस में होता है, तत्व से तत्व में, परमाणु के रूप में होता है। किस रूप में होता है, परमाणु के रूप में होता है। लेकिन अपर रूप जो होता है वो अणु के रूप में होता है। किस रूप में होता है, अणु के रूप में। अपर रूप का अणुसूत्र बदल जाता है। जैसे ऑक्सीजन का अणुसूत्र देखिए O2 होता है और ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपर रूप का परमाणविकता अलग अलग होता है, लेकिन समस्थानिक का परमाणविकता एक ही जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं किया जा सकता है, SO2 को हम जल के ऊपर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, यह एसिड का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, एसिड का निर्माण कर देगा। अम्लीय वर्षा में आपने देखा था ना ये चीजें।
उसके बाद आइए S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था 0। कोई भी चीजें जब मुक्त अवस्था में हो, जैसे S8 है, यहाँ पर S2 हो, O2 हो, O3 हो, P4 हो, इन सब चीज़ों में अगर पूछा जाएगा कि किसी एक परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है तो उसको हम क्या कहने वाले हैं, 0 कहने वाले हैं। अब आइए, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, कहेगा कि सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, कोई चीज़ नहीं दिया, तब जो इसका मूल ऑक्सीकरण अवस्था है -2, हम वो बोलेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कैल्शियम धातु आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में? ग्रुप का मतलब होता है वर्ग। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है सर वर्ग। तो कैल्शियम धातु आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में है? कैल्शियम धातु आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप 2 में है, वर्ग 2 में है। आप कहते हैं ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उस पर। निम्न में किसका भास्मिकता सर्वाधिक है? देखिए, सबसे ज्यादा भास्मिकता किसका है इसमें? H3PO4 का है। किसका है? H3PO4 का। ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पर चलिए सर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को निरूपित किया जाता है, मतलब फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है सर? P4 होता है। उसके आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीजन से सीधे अभिक्रिया नहीं करता? कॉपर कर लेता है, जिंक कर लेता है, मैग्नीज कर लेता है, प्लेटिनियम सीधे जिंक से अभिक्रिया नहीं करता। निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस है? मतलब नोबेल गैस कौन है? आर्गन है। Ar जो है वो कौन सा गैस है? नोबेल गैस है। सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन सा है? हीलियम। सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन सा है? हीलियम है। थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है सर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर? अगला क्वेश्चन है सर, हंसने वाली गैस है, मतलब किस गैस को अगर हम सूंघ ले तो ही करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, ऐसा कौन सा है? NO2, ये N2O, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, NO2 है, NO2 क्या है? ऑक्सीकारक, अवकारक, ये भी दोनों, नन ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन ना टेक्निकल क्वेश्चन होता है, मैं आपको बतला रहा हूँ, आप आसानी से सीख जाइएगा। जैसे सबसे पहले आप लिख दीजिए NO2, इसका केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, इसके ऑक्सीकरण अवस्था को आप मान लीजिए X, और इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए तो X -4 बराबर 0, X बराबर कितना? +4। X बराबर कितना? +4। अब हमें नाइट्रोजन का रेंज पता होना चाहिए। भाई नाइट्रोजन का हम रेंज पता कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7। देखो, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 5, यानी इसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -3। तो 4 जो है इसके बीच में है ना, अगर 4 इसके बीच में, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीकरण होता है तब वह अवकारक के जैसा काम करता है, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो अवकरण होता है, तब वह ऑक्सीकारक के जैसा काम करता है। मतलब यह दोनों के जैसा काम करेगा। कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना? C नंबर। कौन सा ऑप्शन टिक करना सर? C नंबर की, यह ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। विरंजक चूर्ण क्या है? CaOCl का होल Cl, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को भी, यानी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसी को जाना जाता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है? हीलियम। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है? हीलियम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में कौन उत्कृष्ट गैस है? कौन नोबेल गैस है? हीलियम जो है वह उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस है ना, यही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाइबर विधि द्वारा आप किसको बनाते हैं? अमोनिया को बनाते हैं। हाइबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। संपर्क विधि द्वारा किसको बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसको बनाते हैं? नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं। ये बहुत अच्छा बात है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? देखिए फास्फोरस का अणु है P4, कहता है इनमें से क्या सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है। अभी देखो एक चिल्ला के बोला B होगा, B होगा, B होगा, कैसे B होगा भाई, ये तो बताओ ना। चलो देखते हैं, 6PP सिंगल बॉन्ड, यानी फास्फोरस से फास्फोरस में P से P में 6 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा कहता है P से P में 4 सिंगल बॉन्ड बन रहा है। मतलब एक चीज तो तय है कि इसी दोनों में से कोई गलत है, ये तो पता चल चुका है ना। देखो क्वेश्चन बहुत बार जब आपको पता नहीं होता है तब आप लगाते हैं तुक्का, लेकिन तुक्का भी कब सही होगा? जब आपके पास दिमाग होगा। दिमाग का इस्तेमाल करके आप तुक्का सही कर सकते हैं। 2 ऑप्शन मेरा पहले छट गया, अब ये और ये सही है, तो इसमें अब प्रोबेबिलिटी है 50-50% का
ना, 2 है उसमें से एक सही है एक गलत है, तो आप प्रोबेबिलिटी खेलो, ठीक है। तो अगर आपको आता है तब प्रोबेबिलिटी खेलने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं आता तब तो प्रोबेबिलिटी खेलना पड़ेगा, ठीक। इस दोनों में लगाओगे सी और डी में तो 100% गलत हो जाओगे, और ए या बी में लगाते हो तो 50-50% चांस है। तो जब आपको पता हो तब नियम का उपयोग करिए। P4 का देखिए ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, 4 फास्फोरस एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े। तीसरा वैलेंसी पूरा करने के लिए एक एक सिंगल बॉन्ड क्रॉस करके बनाता है, यानी 6 सिंगल बॉन्ड हो गए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब पहला बात तो सही है। कौन सही नहीं है? दूसरा सही नहीं, आंसर मिल गया। लेकिन क्या इसके अलावा देखते हैं इसमें 4 लॉन पेयर होता है? देखो सर, प्रत्येक फास्फोरस के आउटर सेल में जो होते हैं वो 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबके पास लॉन पेयर होता है। इसके पास भी लॉन पेयर होगा, इसके पास भी लॉन पेयर होगा, और इसके पास भी लॉन पेयर होगा। समझ में आई बात? तो 4 गो लॉन पेयर हो गया। 4 लॉन पेयर के बाद बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो ये बात सही है सर। कपड़ा धोने का सूत्र होता है धावन Na2CO3 × 10H2O, ये कपड़ा धोने का सूत्र है। समझ में आई बातें? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर? 29 पर। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय मृदा धातु मतलब वर्ग 2 का, तो वर्ग 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 होता है, ठीक है। वर्ग 1 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है, ठीक है, ये बात भी सही है। वर्ग 15 के तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। वर्ग 15 का कोई तत्व ले लो। बुझा हुआ चूना का सूत्र, अभी जस्ट हमने आपको कहा था ना बुझा हुआ चूना का कॉन्सेप्ट। किसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 अब 4s2 होता है। तो अभी जस्ट देखे थे, सबको जोड़ लेंगे। यहाँ तक में 20 पुरता था, 6 इसको लगा देंगे, 26। 26 किसका होता है? Fe का होता है, लोहा का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है क्योंकि यह कैसा होता है? हाँ, ऑक्सीकारक गुण के कारण क्लोरीन जो है वो कलरफुल फूल को कलरलेस बना देता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की ओर। अरे भाई तू पीछे रह, ज़्यादा आगे नहीं चल रहा है। इसको देख, इसको देखो, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नांकित में किसका आकृति वर्ग तलीय है? आ गया ना, ये क्वेश्चन दोबारा था ना, एक बार क्वेश्चन से आंसर है, एक बार आंसर से क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? चलो आगे देखते हैं सर, और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। XeF2 का संरचना कैसा होता है? रेखीय होता है, लीनियर होता है, ठीक है। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्र में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? हीलियम एवं लेकिन रुक जाइए। जब कंडीशंस ऑप्शन ऐसा मिले कि भाई गोताखोर वाला में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, तब बताइए अगर इसको हम टिक करेंगे तब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मतलब अभी हमको किसको टिक करना? सी को टिक करना। लेकिन जब ऐसा ऑप्शन होता है तब किसको टिक करना? N2+O2+He, तीनों वाला को टिक करना, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्व को कहते हैं, और वर्ग 18 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP6 होता है। देखिए 2 6 8 8 मतलब 18। आइए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन अक्रिय गैस या अक्रिय होता है, मतलब नाइट्रोजन जो है जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता। तो कल भी ये पिछले टर्म में आपने इसका आंसर देखा कि नाइट्रोजन अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसमें p-pi ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब p-pi ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ है ही नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, इस बात को समझिए। देखिए p-pi ट्रिपल बॉन्ड के कारण विखंडन ऊर्जा उच्च हो जाता है। बंद विखंडन ऊर्जा क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन पर आओ सर। निम्न में कौन सबसे कम वाष्पशील है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बन रहा है? H2O में बन रहा है। कौन सा पदार्थ Ki के विलयन से आयोडीन मुक्त कर देगा? क्लोरीन। कौन सा मुक्त कर देगा? क्लोरीन आयोडीन को मुक्त कर देगा। सिंपल सी बात है। देखो सर, क्लोरीन को Ki को, चल भाई तू मिट, और मिटाने वाला सेलेक्ट करना होगा ना। नहीं आज दोसर है ना। ऋषि लेकिन है सच में, कुछ जादू आता है ऋषि क्या? Ki को आप रिएक्ट कराओ किससे? Cl2 से। जैसे इसे रिएक्ट कराओगे तो ये बना लेगा KCl+I2। समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके आगे भी 2 और इसके आगे भी
2 लगा देंगे, हो गया ना। अगला क्वेश्चन है सर, डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक कौन है? CuCl2। लेकिन एक बात यहाँ पर और आप हमें बताइए कि डीकन विधि किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्लोरीन गैस बनाने के लिए। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। अगर Cl2 गैस हमें बनाना है तो हम किस विधि द्वारा बनाएंगे? डीकन विधि द्वारा बनाएंगे। ये लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? भाई आपको पता है कि HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? क्लोरीन का। किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? क्लोरीन का। ये थोड़ा मिस्ट्री है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें ऊपर नीचे चलते रहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में। सबसे प्रबल अवकारक कौन है? आयोडीन का आयन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन का आयन। उसके बाद देखो, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन सा है? हीलियम है। इसी कारण से इसका उपयोग वायुयान के टायर में भी भरने में किया जाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। ये अपने आप में एक विवाद है, आप अलग अलग जगह अलग अलग बुक्स में इसका आंसर अलग अलग देखेंगे, लेकिन आपको टिक क्या करना है? मोनाजाइट ही टिक करना है। क्या सर? फिर भी किसको टिक करना? मोना। तू सूर्य से जाएगा हीलियम निकालने के लिए? अरे मतलब क्या है यार, ठीक। मोनाजाइट नहीं रहेगा तब आप कर सकते हो, लेकिन मोनाजाइट जब रहेगा तब क्या? मोनाजाइट। देखिए, मुख्य उसी को बोलते हैं जिससे हम चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जिससे हम प्राप्त नहीं कर सकते उसको मुख्य बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इस बात का पूरा ख्याल रखना। अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु, ये नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है, क्योंकि इसका ये बॉन्ड ऑर्डर यानी बंधन की संख्या और लॉन पेयर सब मिला के कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद देखो ना, इसका ऐसा देख भी लो, आप बना के देख लो, टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन नहीं लो, ये सब सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये मत बोल देना कि सिंगल बॉन्ड के कारण sp3 है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब, अगर सिंगल बॉन्ड के कारण sp3 होता तो देखो BF3 इवन sp3 हो जाता। ध्यान रखना, यही मिस्ट्री है केमिस्ट्री का। ये क्या है? sp2 है। कैसे? तो आ जाओ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब अभी नहीं देख लेते हैं, आना है तो यहाँ देखना पड़ेगा ना। उल्टा नहीं हो गया? हाँ, क्या करना पड़ेगा? देखना है तो आना पड़ेगा। कहाँ? राइट वे में। चल आगे देखते हैं। निम्न में कौन लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है? PCl3। अच्छा, किसी का मन PCl5 पर जा भी रहा? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ना, लेकिन के बावजूद अब PCl3 अगर ऑप्शन है तो इसी को टिक करेंगे, उसके तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 सिंगलेंट है, इसमें ऑलरेडी लॉन पेयर अवेलेबल है। समझ में आई बात? तो ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत आवश्यक था। इस एक ही लेक्चर में आपने पूरा देख लिया कि पी ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसी प्रकार से आएंगे, किसको लेकर? डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को लेकर। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए।